नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार में। जी हाँ मित्रों, तो टुडे से आपकी क्लासेज आरंभ हो चुकी है। जी हाँ, नई उमंग और नई जोश के साथ। जैसा कि आपसे कहा था कि सुपर टेट 2022 के लिए आप सभी के लिए 120 प्लस की तैयारी के लिए क्लासेज आरंभ कर दी गई है। जी हाँ मित्रों, तो सबसे प्रथम हमारी सर्वप्रथम जो क्लासेज होने वाली है वो आपके शिक्षण कौशल को लेकर के। जी हाँ, आपके सिलेबस के अंतर्गत शिक्षण कौशल और जो कि आपके 10 अंक उससे निर्धारित हैं। और इस शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक आते हैं वो है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। कुल मिलाकर के आपके 8 टॉपिक हैं जिनके अंतर्गत से आपके 10 प्रश्न और 10 नंबर के पूछे जाने हैं। तो जी हाँ मित्रों, जितने भी हमारे सुपर टेट 2022 के लिए नई शिक्षक तैयार कर रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो क्लासेज को आरंभ करते हैं हम। तो सर्वप्रथम शिक्षण, तो शिक्षण के मूल स्तंभों की हम चर्चा करेंगे। शिक्षण के मूल स्तंभ हैं, तो आप ध्यान रखेंगे शिक्षण के जो मूल स्तंभ होते हैं, शिक्षण के मूल स्तंभ, तो शिक्षण के हमारे मूल स्तंभ 3 होते हैं जिसमें से ध्यान रखेंगे आप सभी। शिक्षक, विद्यार्थी, यहाँ पर छात्र भी आ सकता है, और पाठ्यक्रम। ये हमारे शिक्षक के मूल स्तंभ हैं। और इस शिक्षक के मूल स्तंभों को जॉन डीबी के महोदय के द्वारा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षण को त्रिध्रुवीय, याद रखेंगे, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहने वाले कौन महोदय थे? तो वे थे जॉन डीबी। और वहीं पर एडम्स महोदय के द्वारा शिक्षण को द्विध्रुवीय, यानी शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय बताने वाले एडम्स महोदय थे। सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षण के जो मूल स्तंभ हैं हमारे शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, इनके बीच में अंतःक्रिया के फलस्वरूप हमारा शिक्षण कार्य संपन्न होता है। और शिक्षण कार्य संपन्न करने से पूर्व सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना है कि शिक्षण से पूर्व निर्धारित किए जाते हैं। तो शिक्षण से पूर्व आपके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर शिक्षक, तो शिक्षक जो होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है। ध्यान रखेंगे शिक्षक जो होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। और विद्यार्थी शिक्षक पर आश्रित होता है, इसलिए इसको आश्रित चर कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को। और पाठ्यक्रम के, यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो मध्यस्थ साधन होता है, यानी जिसके द्वारा ये शिक्षण क्रिया संपन्न होती है, वो पाठ्यक्रम होता है। और इसीलिए इसको मध्यस्थ चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यस्थ चर कहा जाता है। सारी चीज़ों को ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर शिक्षक का, यानी शिक्षक का ही सर्वोपरि माना जाता है, शिक्षक प्रभुत्ववादी होता है, तो वहाँ पर इस शिक्षण को हम कहते हैं एक तंत्रात्मक शिक्षण या प्रभुत्ववादी शिक्षण, ठीक है। यानी जिसमें शिक्षक ही सर्वोपरि होता है, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और छात्र की गौण होती है, ठीक है। और वहीं पर यदि विद्यार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक की भूमिका यदि गौण रखी जाती है तो वह आपका प्रजातांत्रिक शिक्षण कहा जाता है, या फिर आप लोकतंत्रात्मक शिक्षण भी इसे कहा जा सकता है। कई बार प्रश्नों में आपके बना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जहाँ पर शिक्षकों का एक समूह होता है, यानी जिसमें आपका एक पैनल होता है, 4, 6, 8, 10 आदि शिक्षकों के द्वारा यदि किसी एक क्लास में शिक्षण कार्य कराया जाता है तो उसे सामाजिक शिक्षण कहा जाएगा। क्या कहा जाता है उसको? सामाजिक शिक्षण। यानी शिक्षकों के समूह द्वारा कराया जाने वाला शिक्षण आपका क्या कहलाता है? सामाजिक शिक्षण कहलाता है। ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाओं की ओर, जिसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा हमारी भिन्न भिन्न डेफिनेशन, परिभाषाएं दी हैं जो कि आपके एग्जाम में हर बार आपके पूछी जाती हैं। शिक्षण की महत्वपूर्ण
परिभाषाएं, जिसमें से सबसे पहली है आपकी यूकम तथा सिम्पसन, यानी यूकम तथा सिम्पसन महोदय के द्वारा शिक्षण के संबंध में क्या कुछ कथन कहा गया है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अतिरिक्त सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। तो गेज महोदय के द्वारा शिक्षण के संबंध में क्या कुछ वक्तव्य कहा गया है। हेरिटेज वक्तव्य आपके पूछे जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एग्जाम में। शिक्षण एक प्रकार की पारस्परिक क्रिया है। शिक्षण एक प्रकार की पारस्परिक क्रिया है जिसका उद्देश्य ध्यान रखेंगे दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते भी चलें, जिससे कि आपको नोट्स करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, सर आपके नोट्स तैयार हैं तो आप सेंड कर दीजिए। तो जो मैं करा रहा हूँ वही मेरे नोट्स हैं, खुद हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे द्वारा सभी नोट्स तैयार हो चुके हैं, आपको संभवतः साफ दिख रहा होगा। तो इन्हीं के द्वारा स्वयं के नोट्स तैयार करने के पश्चात ही मैं आपको क्लासेज दे रहा हूँ, जो कि सर्वश्रेष्ठ क्लासेज आपको प्रोवाइड हो रही है। जी हाँ मित्रों, तो नोट्स करते चलेंगे साथ साथ में। जी हाँ, मैं आपको यदि सुइटेबल हो तो नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि आप अपने द्वारा जब लिखेंगे तो अपने द्वारा नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर परिणाम और देगा मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी क्लार्क महोदय के अकॉर्डिंग। क्लार्क के अनुसार अब शिक्षण के संबंध में क्लार्क महोदय के द्वारा क्या कुछ वक्तव्य कहा गया है, क्या कुछ कथन कहा गया है, तो उसको भी दृष्टिगत रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा कहा गया है छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए क्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। ध्यान रखेंगे उपयुक्त वक्तव्य किस महोदय का है, आपके सीधे के सीधे एजिटेज प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो क्लार्क महोदय के द्वारा शिक्षण के संबंध में जो महत्वपूर्ण वक्तव्य कहा गया है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। ध्यान रखेंगे ये डेफिनेशन किस महोदय की है, तो उपयुक्त कथन या वक्तव्य हमारा क्लार्क महोदय के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो तीनों ही डेफिनेशन जो दी हैं इनको नोट कर लेंगे और इम्पोर्टेंट है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलें और नोट्स भी करते चलें आप, ठीक है, जिससे कि आपके द्वारा जितने भी नोट्स तैयार किए जाएंगे वो आपके लिए बेहतर परिणाम देने में सफल और सार्थक साथ सिद्ध होंगे मित्रों। तो जी हाँ, तो आप अपने द्वारा भी नोट करते चलें। नेक्स्ट आपका है शिक्षण के उद्देश्य। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिक्षण करने से पूर्व एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि शिक्षण करने से पूर्व हम किन उद्देश्यों के हमारा शिक्षण पूर्ति करेगा। तो कई बार एग्जाम में बना है, तो शिक्षण हमारा जो हम कर रहे हैं या शिक्षण कार्य जो हम करने जा रहे हैं, क्या वह हमारे बालकों की संतुष्टि करता है या हमारे जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनको पूर्ति करता है। तो आदि को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है हमारा शिक्षण।
ठीक है, और शिक्षण कार्य संपन्न कराया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण के उद्देश्य हमारे क्या होते हैं, यानी जो हम शिक्षण प्रक्रिया को अपना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के हमारे मूलभूत उद्देश्य या मुख्य उद्देश्यों की हम बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य होता है, ध्यान रखेंगे, नोट्स भी करते चलिए। ठीक है, तो बालक के अंतर्गत यानी छात्र के अंतर्गत क्रियात्मक पहलू का विकास करना। ठीक है, क्या विकास करना, क्रियात्मक पहलू का विकास करना। तो देखिए, शिक्षण का उद्देश्य है सबसे पहले आपका क्रियात्मक पहलू का विकास करना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि छात्र करके सीखता है। जितनी बार वो स्वयं के अभ्यास के द्वारा, स्वयं के अनुभव के द्वारा, स्वयं के ज्ञान के द्वारा जो बालक सीखेगा, स्वयं की सक्रिया के द्वारा, स्वयं की सहभागिता के द्वारा जब बालक सीखेगा तो उसके अंतर्गत एक सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा और बार बार वो उसे अच्छी तरीके से करने सीखेगा और उसका ज्ञान जो है स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो क्रियात्मक पहलू का विकास करना हमारा शिक्षण का उद्देश्य होता है। उसी के पश्चात दूसरा है हमारा शिक्षण कार्य में रुचि लेना। ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आपका शिक्षण संपन्न नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा, जब तक छात्र आपके शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेगा। ठीक है, तो छात्रों की रुचियों को ध्यान में रख करके भी शिक्षण कार्य संपन्न कराया जाता है। तो शिक्षण का हमारा मूलभूत उद्देश्य ये भी होता है कि शिक्षण कार्य में छात्र जो है पूर्ण रूप से श्योर यानी 100% रुचि लें, हमारे शिक्षण क्रिया को हम ऐसा प्रभावी बनाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास का विकास करना। जब देखिए बालक शिक्षण कार्य में आपके में रुचि लेने लग रहा है या उसकी रुचि जागृत हो जाती है या उसके अंतर्गत रुचि पैदा हो जाती है, तो फिर उसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके शिक्षण कार्य में यदि बालक रुचि लेने लगता है तो उसके अंतर्गत एक आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास यानी खुद के ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है, जिसके कारण से वह उस कार्य को बार बार दोहराता है और जब बालक बार बार दोहराता है तो उसका ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षण का हमारा मूलभूत उद्देश्य ये भी है कि छात्र के अंतर्गत या बालक के अंतर्गत उसके आत्मविकास या आत्मविश्वास का विकास करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों को नोट्स करते चलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्रियाशीलता। एवं संवेदना का विकास। तो क्रियाशीलता एवं संवेदना का विकास हमारा भी शिक्षण के मूलभूत उद्देश्य के अंतर्गत आता है, यानी कि बालक क्रियाशील रह करके एक दूसरे के छात्र के प्रति क्या कुछ संवेदना या अध्यापक के प्रति उसकी क्या कुछ भावना है, संवेदनाएं आदि का डेवलपमेंट करना भी इसका हमारे शिक्षण के मूल उद्देश्य होते हैं। और उसके पश्चात आपका है एक अच्छा नागरिक बनाना। तो हमारे शिक्षण का उद्देश्य ये भी है कि छात्र को हम शिक्षण कार्य एक ऐसा शिक्षण कार्य दें या ऐसा शिक्षण कार्य अपना प्रभावी बनाएं कि छात्र जो है एक सुयोग्य या अच्छा नागरिक बने, जिसको अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति एक अच्छी या मित्रवत या प्रेम भावना जागृत हो। जी हाँ मित्रों, तो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो याद रखेंगे शिक्षण से पूर्व सबसे पहले शिक्षण कार्य करने से पहले याद रखेंगे शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं कि छात्रों में क्रियात्मक पहलू का विकास करना, शिक्षण कार्य में छात्रों की रुचि पैदा करना या रुचि जागृत करना और उस छात्र के अंतर्गत आत्मविश्वास का डेवलप करना, क्रियाशीलता एवं संवेदना का विकास करना और एक अच्छा नागरिक बनना आदि हमारे शिक्षण के हमारे मूलभूत उद्देश्य होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हुए बिल्कुल इत्मीनान से आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे, जितनी अच्छी तरीके से खुद के कॉन्फिडेंस के साथ जब आप पढ़ोगे तो आपका जो ज्ञान है और आप ज़्यादा भी सीखोगे। जी हाँ मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसको भी आप नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी जरूर बनाते चलें आप सेल्फ के। ठीक है, जितनी बार आप नोट्स बनाएंगे आपके लिए ही
मैंने कहा है कि आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म के लिए आपको नोट्स तैयार करने होंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, कई बार आपके प्रश्न आया कि निम्न में से शिक्षण के सिद्धांत हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक दिए हुए हैं तो उसमें से कहीं से भी ये नहीं लिखा है कि हमारा इसके अंतर्गत से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आपको जितना ज़्यादा मैटर कवर सकें, जितनी अच्छी तरीके से आप सीख सकें, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं शिक्षण के सिद्धांत। तो शिक्षण के सिद्धांत हमारे जो हैं निम्न हैं, जिनमें से आप अध्ययन करेंगे। तो प्रथम सिद्धांत आपका है करके सीखने का सिद्धांत। नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत मैंने आपको बताया है कि बालक स्वयं के ज्ञान के द्वारा, स्वयं के अनुभव के द्वारा, अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा या अध्यापक के सहयोग के द्वारा, ठीक है, वो करके जब सीखता है तो उसका ज्ञान अत्यधिक स्थायी हो जाता है और वह उस शिक्षण में रुचि लेने भी लगता है। ठीक है, तो बालक सर्वाधिक सीखते हैं करके सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस करके सीखने में बालक की प्रवृत्ति जो हो जाती है वो खोजी प्रवृत्ति हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि जैसे मान लीजिए आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपके पड़ोसी जो है 69,000 या 68,500 में सिलेक्शन ले चुका है, तो आप क्या है उस पड़ोसी से प्रेरित है। इसी प्रकार बालक भी प्रेरित होता है अध्यापक के माध्यम से, अपने इन्वायरमेंट के माध्यम से, अपने मित्र मंडली के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक के अंतर्गत एक प्रेरणा क्या होती है, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बालक को एक मोटिवेशन, एक बल प्रदान करती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रेरणा का सिद्धांत कहता है बालक को आगे सीखने के लिए कंटिन्यू करता है। तो प्रेरणा का सिद्धांत भी आपका शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक यदि आपके पढ़ने में रुचि ले रहा है तो वो क्या करेगा, उसका ज्ञान जो होगा और सीखना स्थायी होगा, क्योंकि आपकी क्लास और शिक्षण आनंददायक हो जाएगा। तो रुचि यदि बालक की है तो आपका शिक्षण भी प्रभावी ही रहेगा। तो याद रखेंगे रुचि का सिद्धांत, बालक की रुचि आपके शिक्षण कार्य में है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षण विधियों का भी चयन करना होता है। ठीक है, तो रुचि का सिद्धांत भी आपका शिक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है आपका निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षण कार्य करने से पूर्व हमें निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि कहा जाता है कि यदि शिक्षण कितना हमारा प्रभावी होगा, किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत निश्चित उद्देश्यों की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नियोजन का सिद्धांत। यानी शिक्षण कार्य करने से पूर्व उस शिक्षण की रूपरेखा, प्रारूप नियोजन किया जाता है, योजना बनाई जाती है कि हमें शिक्षण कैसे करना है। तो नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, इसी प्रकार आपके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान रखेंगे सभी को, और हाँ, स्क्रीनशॉट और नोट्स जरूर करते चाहिए आप। नेक्स्ट है आपका एक एक सिद्धांत आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक को बिल्कुल आराम से आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि शिक्षण करने से पूर्व या शिक्षण कार्य करने से पूर्व हमें शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है कि ये बालकों की रुचि स्तर अनुकूल हैं या नहीं। ठीक है, तो चयन का भी सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते चलेंगे,
जनतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। जनतांत्रिक व्यवहार या लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत क्या कहता है कि बालकों के स्वयं के अनुभव, खुद के विचारों आदि को मान्यता देना शिक्षक के द्वारा, ठीक है, यानी उसके और शिक्षक के बीच में जो विचारों की अंतःक्रिया है उनके विचारों को स्वीकार करना और उसकी अकॉर्डिंग आगे शिक्षण कार्य करना, ठीक है। तो जनतांत्रिक व्यवहार कहलाता है, यानी जिसमें बालक के व्यवहार विचारों को भी मान्यता प्रदान की जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करते चलेंगे, जीवन से संबंध का सिद्धांत। तो कई बार आपके में एग्जाम में बनाए कि प्राइमरी की तीसरी कक्षा की पर्यावरण की बुक में एक अध्याय जोड़ा है कबाड़े वाला, तो इसको जोड़ने का मतलब क्या है। तो इस तरह से यानी कि ज्ञान या शिक्षण को हमें ऐसा तैयार करना चाहिए कि जो बालक के जीवन से संबंधित, यानी कि बालक के जीवन से संबंध जोड़ते हुए, संबंध स्थापित करते हुए हमें शिक्षण कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि बालक अपने, क्योंकि जीवन से संबंध स्थापित करता है तो उसमें अत्यधिक समय निवास करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वो ज्ञान भी इसका स्थायी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? आवृत्ति के सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक के द्वारा जो कुछ सीखा जा रहा है, जो कुछ पढ़ा जा रहा है, कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, क्योंकि बालक जितनी बार फ्रीक्वेंसी यानी मोर देन फ्रीक्वेंसी रिपीट करेगा, अध्ययन करेगा, अभ्यास करेगा, उतनी बार ही उसका ज्ञान स्थायी होगा, ठीक है। तो आवृत्ति का सिद्धांत भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका विभाजन का सिद्धांत। विभाजन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई आपका टॉपिक ऐसा है बालकों को टफ लग रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे लघु खंडों में बांट करके, ठीक है, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, उसके माध्यम से हम बालक को छोटे छोटे खंडों में, उसको टुकड़ों में ज्ञान देते हैं, जिससे उसका ज्ञान क्या होता है, धीरे धीरे एक स्थायी बन जाता है और फिर एकदम कवर हो कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे थे शिक्षण के सिद्धांत। तो आगे के क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे मित्रों, फिलहाल यहीं पर इसको विराम देते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस आपको क्लासेज मिलती रहेगी, और क्लासेज यदि आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करेंगे। हाँ, एक बार ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपके द्वारा बनाए हुए नोट्स ही आपके लिए कारगर होंगे। किसी भी अध्यापक, किसी भी शिक्षण संस्थान के द्वारा जो आप नोट्स प्राप्त करते हैं तो सिर्फ आप उनको पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब स्वयं अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से, अपने स्वयं के हस्त लेखन के हिसाब से जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो उतने ज़्यादा आपके लिए ही कारगर साबित होंगे। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अपने द्वारा ही नोट्स तैयार करें, ठीक है। तो इनको भी आप नोट्स करते चलिए, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए सुपर टेट में आपके लिए कारगर होने, और हमारा जो टारगेट लक्ष्य बैच रखा गया है 120+, उसी की ओर हम अग्रसर रहेंगे, ठीक है। तो आगे मिलेंगे हम मित्रों नेक्स्ट क्लासेज में नई उमंग और जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ, इसी के साथ अपनी शिक्षण कौशल में। धन्यवाद मित्रों।